सीताराम बच्चों, आप जानते ही होंगे कि हमने फ्री मॉक टेस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। आज इसका 18वां दिन है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रश्न पे आते हैं। बोलता है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो इसमें आपको बताना है कि द्वित्व व्यंजन किस में है, सलाल, इलाहाबाद, बिल्ली या उत्साह। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो द्वित्व क्या होता है, यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि एक ही शब्द की जहाँ दो बार पुनरावृत्ति हुई हो, है ना, एक शब्द दो बार आया हो पर एक शब्द आधा हो और एक संपूर्ण हो। जैसे कि आधा ल है और क्या है, आधा आधा ल है और एक पूरा ल है। तो ये क्या है, ये द्वित्व है ना। यहाँ भी है पर यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ दोनों समान है ना, दोनों पूर्ण है। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक पूर्ण है और एक आधा है ना। तो द्वित्व होता है इसमें दो वर्णों की पुनरावृत्ति हुई होगी, है ना, और एक संपूर्ण होगा और एक क्या होगा, एक होगा आधा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। यहाँ से भी बच्चों आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहा है ना, ठीक है। बोलता है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ख और ग, उ, ए और ओ, या फिर श और स। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा, ये इसके नीचे नुक्ता लगा होता है ना, ठीक है। यहाँ आपके ख और ग हो जाएगा। यदि बच्चों आपको पूछे ये नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो देखो ये 5 हैं ना जो उर्दू फारसी से ली गई हैं। ये है आपकी क, ख, ग, ज और फ, है ना। ये 5 है ना, इनके नीचे क्या होगा, नुक्ता लगा होगा ना। ये अरबी फारसी से ये उर्दू फारसी से ली गई ध्वनियाँ हैं ना। और एक दूसरा है ना, ये है ना जो डॉक्टर के लिए ओ लगता है। तो देखो यदि आपको पूछे कि आगत वर्ण है ना या आगत स्वर, आगत स्वर पूछे तो ये है आगत व्यंजन, ये आपके बाकी हैं ना, नवीन विकसित या नवीन निर्मित ध्वनियाँ पूछे। और ये ऊपर वाले सारी व्यंजन है ना, व्यंजन है, नवीन विकसित ध्वनियाँ ये ऊपर वाली। अगर व्यंजन के तौर पर पूछे तो भी यही हैं। और यहाँ सिर्फ इकलौता है कि आगत स्वर कौन सा है। अगर आगत स्वर पूछे तो बच्चों सिर्फ यही है ना, ओ, जो मतलब ओ के तौर पर लिया जाता है, जो डॉक्टर के लिए उपयोग होता है ना। इस ध्वनि का उपयोग डॉक्टर के लिए उपयोग करते हैं, है ना। ये अंग्रेजी भाषा का है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं बच्चों, ये वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुराक्षर या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। तो क्या होंगे ये होंगे बच्चों वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग मतलब वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन कौन से है, जो स्पर्श व्यंजन है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो 5 वर्ग है ना। तो इनको क्या बोलता है, इनके जो पंचमाक्षर मतलब अंग, इया, ण, न और म, ये क्या है आपके अनुनासिक है, जो नाक और मुंह से इनका प्रयोग होता है, माने इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बच्चों आपको बताना है कि यहाँ कवि में कौन सी संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका जातिवाचक। देखो बच्चों कवि बोला है ना, तो कवि देखो कोई भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का कवि हो सकता है। कोई हास्य कवि है ना, हास्य कवि है, या फिर और भी बहुत प्रकार के कवि हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कवि इसमें विभिन्न जातियां हैं। यदि इसको अगर व्यक्तिवाचक में करें तो जैसे कबीर दिया होगा, है ना, ठीक है, कबीर दिया होगा, या तुलसीदास दिया होगा, है ना, तुलसीदास दिया होगा, है ना। तो ये क्या है, ये फिर व्यक्ति के तौर पर आ जाएंगे। पर यहाँ क्या है, कवि है ना, जो कविताएं लिखते हैं, ठीक है। रचनाकार, रचनाकार भी होगा, रचनाकार भी क्या है, रचनाकार भी जातिवाचक है। डॉक्टर होगा, डॉक्टर भी जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ क्या है, जातियाँ हैं विभिन्न प्रकार। जहाँ भी प्रकार बनते हैं बच्चों वहाँ क्या होगा, वहाँ जातियाँ होंगी। जैसे डॉक्टर की बात करें, जितने भी व्यवसाय से संबंधित हैं सिवाय 2 के, है ना, एक आपका पुलिस हो गया, एक सेना हो गया, ये समूहवाचक में आते हैं ना। कभी भी पुलिस और सेना को जाति में मत करना, है ना, ये आपके समूहवाचक में आते हैं। बाकी जितने जैसे डॉक्टर है, वकील है, क्योंकि हड्डियों का डॉक्टर है ना,
ना, दिल का डॉक्टर है और चीज़ों का डॉक्टर है, तो क्या है उसके प्रकार बन रहे हैं ना। वैसे ही वकील में भी है, वैसे ही अध्यापक है ना। अध्यापक भी बोलें तो भाई हिस्ट्री का अलग होगा, साइंस, मेडिकल, कॉमर्स, है ना, उससे संबंधित छात्र बोलें वो भी आपके इसमें जातिवाचक में चले जाएंगे। और जो इनके अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो फिर व्यक्तिवाचक में, जैसे पहाड़ है ना, जैसे कवि है, मैंने कवि बोला यहाँ, है ना। जैसे कवि बोलने से क्या है, ये जाति का भाव दे रहा है ना, यहाँ जाति है ना, यहाँ कवि बोलने से जाति का भाव आ रहा है। और यहाँ हम जैसे कबीर, तुलसीदास, है ना, आदि बोलेंगे तो किस में चला जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में। पहाड़ बोलेंगे तो क्या है, जाति है, क्योंकि पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं, पर यहाँ फिर हम एक एक करके, जैसे हिमालय हो गया, है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन हो गया, वो क्या है, वो फिर इसके अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं वो फिर बच्चों किस में जाएंगी, वो आएंगी आपकी व्यक्तिवाचक में, है ना। आपको जाति और व्यक्ति में दोनों चीज़ों को साथ में लेकर पढ़ना होगा, है ना, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों, अविकारी, एकार्थी, अव्यय या फिर विकारी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकारी, है ना। विकारी शब्द क्या होता है, विकारी विकार शब्द से मिलकर बना है। विकार क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन किस आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना, ये क्या है, ये विकारी हैं। इसमें परिवर्तन होता है किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। जैसे लड़का है ना, उदाहरण के लिए लड़का है ना, अब लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या कैसे बदलेगा, लिंग, वचन और कारक, है ना, कारक। देखो, लिंग के अनुसार लड़के का लड़की हो जाएगा, वचन के अनुसार लड़का लड़के हो जाएगा, है ना। और कारक, कारक क्या है, कारक विभक्ति जो चिन्ह लगते हैं ना, लड़के ने, है ना, जो लड़के ने या लड़के को, काके की, रारे री, नाने नी, मामे मी, ये जितने भी आपके चिन्ह लगते हैं वो कारक कहलाते हैं, कारक चिन्ह या कारक विभक्ति, है ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये विकारी क्यों होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है ना, किसके आधार पर परिवर्तन होता। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख भी लेना है ना, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा तो उन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है ना। बाकी चीज़ें तो अपने पढ़ी होती हैं, बस वो अगर एग्जामिनर आपको शब्दों के साथ खिलवाड़ करता है। देखो, एक क्वेश्चन आया था कि संज्ञा के कितने आधार हैं, ना, तो संज्ञा के कितने आधार हैं। देखो बेटा, ये 3 आधार हैं, लिंग, वचन और कारक। इन्हीं को कोटियाँ भी बोलते हैं ना, इन्हीं को कोटियाँ भी बोलते हैं कि संज्ञा की कितनी कोटियाँ हैं, वो पूछे। यहाँ पर संज्ञा के कितने आधार हैं, तो कितने आधार हैं, 3 आधार, है ना, 3 आधार, लिंग, वचन और कारक। ये देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है ना, आपको सारी चीज़ें आती हैं, बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बोलता है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, गाय, पहाड़, शेर या फिर हिमालय। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा आपका हिमालय, क्योंकि हिमालय क्या है, पहाड़ है ना, पहाड़ के अंतर्गत आता है। तो पहाड़ बोलें तो जातिवाचक है ना, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं ना। ठीक है, और पहाड़ के अंतर्गत जो नीचे चीज़ें आएंगी ना, एक एक करके वो चीज़ें आएंगी, वो सारी व्यक्तिवाचक में आएंगी। जैसे गाय है तो वो गाय की भी विभिन्न नस्लें हैं ना, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, है ना, क्या है, गाय की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। तो प्रजातियाँ जहाँ भी होंगी, जहाँ भी प्रकार बनेंगे, वो आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। वैसे ही पहाड़ है, बहुत विभिन्न प्रकार के पहाड़। फिर बोलता है शेर है ना, अफ्रीकन शेर है ना, एशियन शेर है, वो क्या है, शेर की भी जातियाँ। जितने भी आपके जानवर, पशु, पक्षी जितने भी होंगे बेटा, वो सारे किस में आएंगे आपके, वो आएंगे आपके जातिवाचक में, है ना। तोता, मैना, मोर, जितने भी हैं किस में आएंगे, ये आएंगे आपके जातिवाचक में, है ना। ठीक है, और जातिवाचक के अंतर्गत जितनी चीज़ें आएंगी फिर, है ना, जैसे अखबार बोलेंगे ना, अखबार क्या है, अखबार जातिवाचक है ना। फिर जो अखबार के अंतर्गत चीज़ें आएंगी, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला ना, द ट्रिब्यून, द हिंदू, है ना, वो क्या है, फिर वो सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिवाचक में आएंगी। वैसे ही पहाड़ है, पहाड़ क्या है, जातिवाचक, है ना। और पहाड़ के अंतर्गत जितनी चीज़ें आएंगी बेटा, एक एक, वो किस में चली जाएंगी, वो फिर व्यक्तिवाचक में, है ना। वैसे ही आपको अच्छे से इनको दोनों को रिलेट करके पढ़ना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यह बहुत मेहनती लड़का है ना। तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बहुत मेहनती लड़का है ना। तो ये क्या है, किसको दिखा रहा है, ये निश्चितता को दिखा रहा है ना, कि उसको निश्चित है कि भाई ये बहुत मेहनती है ना। तो क्या है, ये बिल्कुल कंफर्म है ना कि वो लड़का मेहनती है। तो क्या किस चीज़ को दिखा रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें ना। ठीक है,
जैसे हिंदी की बात करें बच्चों तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको पता ही होगा कि आपके जो सर्वनाम हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 पर। सर्वनाम कौन से, वो मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है ना। यौगिक सर्वनाम जो बनते हैं वो मौलिक से मिलकर बनते हैं ना। जैसे मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा, है ना। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक सर्वनाम कौन से हैं, है ना, या फिर इनमें से कौन सा मौलिक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ हम यदि बात करें तो जैसे मैं हो गया, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। देखो इनको तो बच्चों याद रखना है ना, इन 11 को तो याद रखना है, ये है मौलिक, और इन मौलिक से ही मिलकर फिर यौगिक बनते हैं ना। तू का तुम, मैं का हम, है ना। आप, यह का ये, वह का वे, है ना, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद रखना है ना। और स्पेशली ये 11 तो देखो याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछे गए हैं ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है बच्चों, इसका हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं का संयुक्त जब बनेगा, मौलिक से संयुक्त बनेगा। मैं क्या है, मौलिक है ना। मौलिक से यौगिक जब बनेगा, है ना, मौलिक से जब यौगिक सर्वनाम बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हम, है ना, हम बन जाएगा। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है ना। भारत, धन, समाज या भारतीय। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में से बोलता है विशेषण शब्द का उदाहरण है ना। तो क्या है, भारतीय, है ना। भारतीय क्या है, विशेषता है, हमारी विशेषता है कि हम लोग भारतीय हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तीन, तीसरा, तिगुना और तीनों। तो इसमें बच्चों याद रखना है ना, इसमें याद रखना है आपको विशेषण का। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, घुमा फिरा के क्वेश्चन किया है ना, घुमा फिरा के। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बच्चा इजीली इसको कर लेगा, है ना। जिन्होंने ऊपर ऊपर से ही चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो यहाँ गलत कर देगा, है ना। बोलता है इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो तीन है, तीसरा है, तिगुना है या तीनों है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका तीन, है ना। गणनावाचक देखो ये संख्यावाचक में है ना, संख्यावाचक के भी जो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत 5 भेद आते हैं ना। यदि हम तीन की बात करें तो ये क्या है, ये गणनावाचक है ना। गणना में भी निश्चित ये पूर्णांक और अपूर्णांक हैं, 2 प्रकार है ना। गणनावाचक के 2 प्रकार हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो ये किस में आता है, ये पूर्णांक में आता है क्योंकि पूरा अंक दिया है। यदि तीसरा बात करें तो ये बच्चे क्रमवाचक में आता है, क्रमवाचक है ना, कि राहुल का स्थान कक्षा में प्रथम है या द्वितीय है या पहला है, दूसरा है या तीसरा है ना। तो क्या है, ये किस में आता है, ये क्रमवाचक आपके क्रमवाचक विशेषण है ना। ठीक है, फिर बोलता है तिगुना, है ना। ये क्या है, आवृत्तिवाचक है। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए हमें तिगुना बल लगेगा, है ना। तो ये क्या है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, आवृत्ति को दिखा रहा है। ये आवृत्तिवाचक का उदाहरण है ना। और तीनों क्या है, ये समूहवाचक का है ना। ये किसका है, समूहवाचक का, ये समूह को दिखा रहा है तीनों। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने पहले भी बोला है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इजीली कर पाएंगे, है ना, अदरवाइज फिर दिक्कत है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। बोलता है कि समझ बूझकर काम करना चाहिए, विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। समझ बूझकर, है ना, समझ बूझकर संयुक्त है, पुनरुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या नामबोधक क्रिया है। तो समझ बूझ, है ना, समझ बूझकर काम करना चाहिए। तो समझ बूझ कौन सी होगी बच्चों, इसमें होगी आपकी पुनरुक्त, है ना। अब इसमें ध्यान देना है, पुनरुक्त क्रिया कौन सी होगी, है ना। पुनरुक्त क्रिया बोलता है कि जब 2 क्रियाएं होंगी, है ना, 2 क्रियाएं दी गई होंगी पर वो एक ही मतलब की होंगी ना, मतलब उनका मीनिंग सेम ही होगा, है ना। यदि बच्चों संयुक्त की बात करें, संयुक्त क्या होगा, 2 क्रियाएं होंगी, 2 अलग अलग क्रियाएं होंगी कि वो चौंक उठा, है ना। वो जैसे उसने पुलिस को देखा, वो चौंक उठा, चौंकना और उठना, देखो चौंकना अलग चीज़ है, उठना अलग क्रिया है, तो वो संयुक्त क्रिया है। पुनरुक्त क्या है, पुनरुक्त मतलब जैसे दो क्रियाएं दी गई होंगी पर दोनों का मतलब सेम ही होगा या एक ही प्रकार की ध्वनि है ना। जैसे चलते चलते, है ना, चलते चलते, वो क्या है, वो भी आपकी पुनरुक्त क्रिया है। और यहाँ यदि संयुक्त बोले तो देखो 2 मैंने आपको बताई है ना। और यहाँ क्या है, अब आप समझेंगे कि भाई समझ बूझकर, समझना क्या है, समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग, है ना, बूझना
बूझ कर, है ना, कि समझ बूझ कर, मतलब दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, क्रियाएं अलग हैं, समझना और बूझना, पर दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, अंडरस्टैंडिंग ही इसका मतलब है ना। प्रेरणार्थक बच्चों आपको पता ही है ना कि प्रेरणार्थक क्या है। प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में कर्ता स्वयं कार्य कर रहा होगा, है ना, और द्वितीय में स्वयं कार्य न कर कर किसी और से करवा रहा होगा, है ना। फिर बोलता है नाम बोधक, नाम बोधक भी आपको करवाई है, ये नाम बोधक क्रियाएं भी आपको अच्छे से करवाई हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। यहाँ आपको देखना है अच्छे से ना। बोलता है रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पहले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे लगता है कि आपके ये अकर्मक सकर्मक आप इजीली समझ जाएंगे ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्रिया का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, है ना। बोलता है संगीता ने राधा को पुस्तक दी, यहाँ द्विकर्म मतलब वाक्य में दो कर्म दिए होंगे, नाम में ही लिखा है कि द्विकर्मक, है ना। अब बोलता है संगीता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, एक कर्म तो ये आ गया ना, क्योंकि इसके साथ विभक्ति भी है तो इसको पहचानना हमारे लिए इजी है। कर्ता ने कर्म को, है ना, क्या दिया, पुस्तक दी, है ना, पुस्तक दी। तो प्रभावित कौन सी, दोनों चीजें प्रभावित हो रही है ना। जैसे पुस्तक दी, किसको दी भाई, राधा को दी, है ना। तो दो कर्म है ना, क्रिया का प्रभाव है ना, और देना क्या है, देना क्या है, क्रिया है ना। तो यहाँ ये, अब आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ मयंक भी तो है ना, मयंक और दिल्ली भी तो है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ क्या है, रमेश और मयंक, जहाँ भी बेटा और लगता है, अगर आपने अव्यय मेरे मुझसे पढ़े होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा ये और होता है, दोनों को बराबर शो करता है ना। यहाँ दोनों क्या है, दोनों कर्ता के रूप में है ना, दोनों कर्ता के रूप में। यहाँ कर्म के रूप में सिर्फ क्या है, दिल्ली की प्रभाव कहाँ पड़ रहा है कि दोनों कहाँ गए, दिल्ली गए, तो दिल्ली के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जाएंगे क्रिया है ना। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है ना, क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ दूसरा बोलता अनुराग ने आम और केले खरीदे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पड़ेगा, आम और केले, तो ये क्या है, एक ही कर्म माना जाएगा। अनुराग ने, कर्ता ने, ठीक है, आम और केले खरीद, तो मतलब एक ही चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ है, खरीदना क्या है, क्रिया है, ठीक है। जब दोनों बराबर हो, है ना, आम और केले ना, ये अलग अलग कर्म नहीं होंगे, ये एक ही कर्म माना जाएगा। ये भी क्या है, ये भी आपका बेटा सकर्मक क्रिया है। बोलता विनीता कल से बीमार है, यहाँ ध्यान देना है। अब कोई आधे बच्चे कल को भी कर्म मान लेंगे, बेटा कर्म देखो, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि पक्षी आकाश में उड़ता है ना, कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो आकाश कर्म है क्या, नहीं, क्योंकि क्रिया का प्रभाव आकाश के ऊपर कभी पड़ता ही नहीं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होगी, उसी मतलब क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो चीज़ प्रभावित होगी वही कर्म होगा, है ना। जब प्रभाव ही उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, आसमान में मतलब आसमान कहाँ प्रभावित होगा, कम या ज़्यादा तो होगा नहीं। पक्षी उड़ेगा तो प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा, आकाश में उड़ेगा तो थकेगा कौन, पक्षी थकेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आकाश कम या ज़्यादा होगा ना, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। पर्यायवाची पढ़े होंगे, आकाश को अनंत बोलते हैं ना, अनंत, तो उसका तो अंत है नहीं, है ना, तो प्रभावित आकाश तो होगा नहीं। अब यहाँ बोलता है विनीता कल से बीमार है, देखो बीमार है, बीमार है क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, विनीता के ऊपर, कि बीमार कौन है, बीमार कौन है, विनीता, है ना, कल पर थोड़ी ना प्रभाव पड़ रहा है। तो कल कभी भी ये क्या है, ये इनके जिसको बोलते हैं ना कि अपने साथ कुछ ऐसे वो लेके चलते हैं, ये कुछ क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ एक, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल कर्म लेकर। तो वही है ना कि आकाश भी वो आर्टिफिशियल कर्म है जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वही कल भी वही है ना कि कुछ बच्चे कल को करेंगे, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अकर्मक क्रिया, क्योंकि प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, यहाँ प्रभाव बच्चे किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है आपका विनीता के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो इसको अच्छे से कर लेना, नहीं तो 2-3 बार फिर से देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया आपको, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए, है ना। ये क्या है, राजीव परसों चला जाएगा, तो क्या है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, कारक है या अव्यय है। देखो यहाँ क्या है, उपसर्ग भी नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है, कारक भी नहीं, ये क्या है बच्चों, ये है अव्यय, है ना। अव्यय भी कौन सा, देखो चला जाएगा, जाएगा मतलब जाना, है ना, चलना, है ना, ये क्या है, क्रिया, चला जाएगा तो क्रिया हो रही है। तो
क्रिया, इससे तो हम समझ गए कि भाई क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण है तो भाई कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है। देखो मैंने स्थान के लिए बोला था, तो स्थानवाचक है क्या? वो कहाँ जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, नहीं आया है ना, कि जगह का नाम है ना। कब जाएगा, कब जा रहा है वो, कल चला जाए, कब जाएगा, परसों। तो माने किस, कौन सा ये है ना, क्रिया क्रिया विशेषण है तो कौन सा है? कालवाचक है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। आपको स्थान के बारे में जानना हो तो कहाँ क्वेश्चन करना है क्रिया से। आपको कालवाचक मतलब समय के बारे में पूछना हो तो कब, है ना। आपको रीति मतलब वो काम किस तरीके से, काम करने का प्रकार जानना है, रीति को जानना है तो कैसे शब्द, क्रिया से, है ना। और इसके अलावा आपको यदि परिमाण जानना हो, चौथा जो क्रिया का प्रकार, क्रिया विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक, तो उसको जानना हो तो आप क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कितना, है ना, कितना। ठीक है। तो वो आपको परिमाण तक पहुंचा देगा। तो देखो यहाँ कालवाचक था, तो कालवाचक में हमने क्या बोला कि कब, कब क्वेश्चन करेंगे क्रिया से कि चला जाएगा ना, कब जाएगा, कब जाएगा, परसों। तो माने ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। देखो जब भी आप मोक लगाएंगे तो बेटा मोक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है ना कि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, और जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक मतलब इतना रिवीजन कर लो, इतने मोक लगा लो कि मतलब हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर दें, है ना। 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं हिंदी में, है ना, वो टारगेट रखना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी मैं हूँ, है ना। आप जिस मर्जी पे बोलो, जिस भी प्रकार की आप बोलो, पर्यायवाची पे चाहिए मैं उससे संबंधित भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, पर बस मेहनत आपकी भी चाहिए, है ना। ठीक है। बोलता है अनुज खूब पढ़ता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? अनुज खूब पढ़ता है क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको क्रिया का पता करना है कि खूब पढ़ता है, पढ़ना क्या है बच्चे? पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब आप लोग, अब तो मुझे लगता है कि अब तो आप काफ़ी समझदार हो गए होंगे, है ना, क्योंकि आपने अब ये यूं चुटकियों में कर लिए होंगे ना। अब पढ़ना, पढ़ना जब आपको पता लग गया कि भाई हाँ क्रिया विशेषण है, पढ़ना क्रिया है, तो पहले क्या है, पहले आप पता करो उसके स्थान के बारे में। ऊपर से ही सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। स्थान का पता करना है तो क्वेश्चन करना है क्रिया से, क्या, कहाँ। तो यहाँ पूछा हमने अनुज कहाँ पढ़ता है, नहीं आया, है ना। अब बोलता है समय के बारे में, मतलब कालवाचक, है ना, कालवाचक को जानना है तो हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? कब, है ना, कब। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कब पढ़ता है, नहीं आया, है ना, कब पढ़ता है, नहीं आया। परिमाण में, है ना, परिमाण में देते हैं ना, कैसे पढ़ता है ना, वो सॉरी पहले रीति के बारे में, रीति के बारे में कैसे, है ना, कैसे। तो क्या है, कैसे पढ़ता है, उसका भी हमें आंसर नहीं आया। अब देखते हैं बच्चों परिमाण में, है ना, परिमाण, परिमाण को जानना है तो कितना, है ना, कितना क्वेश्चन करना है क्रिया से। बोलता है कितना पढ़ता है, तो यहाँ आ गया क्वेश्चन का आंसर, है ना, कि कितना पढ़ता है, खूब पढ़ता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा परिमाणवाचक के बहुत, मतलब खूब पढ़ता है मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो वही क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, परिमाण है ना। आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। क्या बात है, नाम देखकर ही खुशी हो गई, है ना, खुश हो गया दिल। बोलता है हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो बालाजी के भक्त होंगे आप लोग, तो आपका भी दिल खुश हो गया होगा ना। बोलता है हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आपका विनायक। विनायक किसका है? गणेश जी का, है ना, गणेश जी का, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है ना। किरण का पर्यायवाची नहीं है अंशु, अंबु, रश्मि या मयूख। तो इसमें कौन सा होगा? यहाँ होगा बच्चा लोग अंबु। अंबु किसका है? पानी का, है ना। आपको नोट्स भी दिए हैं तो उसमें सारी चीज़ें वहाँ से ही हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 70-80% चीज़ें वहाँ से ही आएंगी, पहले उनको कंप्लीट कर लो, है ना। पूरी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि कहाँ से क्या ही पूछेगा वो, है ना, पर फिर भी उन चीज़ों को तो ईजीली आप कर। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है दो पर्वतों के बीच की भूमि, है ना, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका, घाटी, द्रोण या अधित्यका। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? दो पर्वतों के बीच की भूमि को बोलेंगे उपत्यका, है ना। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना
कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ये आदित्य का, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका याद रखना है। ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि पूछे तो आदित्य का है, और यदि दो पर्वतों के बीच की भूमि पूछे तो क्या हो जाएगा, उपत्यका, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या शंकालु होना। तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अधर में लटकना का, ना तो इधर का ना उधर का, है ना, वो होता है त्रिशंकु होना, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है उपमान का विलोम शब्द है ना, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, तो उपमान का विलोम शब्द होगा, उपमान का हो जाएगा बच्चों उपमेय, है ना। उपमान क्या होता है, ये उपमा अलंकार के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं ना, उपमा और उपमेय। उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाती है ना, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना, तो सीता का मुख क्या है, उपमेय है ना, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो यहाँ ध्यान देना है, दोनों चीज़ों को बराबर बताया है। कई किताबों में व्यतिरेक भी है, तो व्यतिरेक में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी से श्रेष्ठ बताना है, माने उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना। तो देखो तुलना थोड़ी होती है विलोम में, है ना। यहाँ पूछा है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द बेटा हमेशा समान होते हैं, जैसे दिन का रात, है ना, सुख का दुख, क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ वही है ना, व्यतिरेक का होगा कि एक चीज़ को आप बहुत कम बता रहे हैं, दूसरी को ज़्यादा बता रहे हैं ना, और वो तुलना है, मतलब इसका ये भी बोल सकते हैं कि तुलना है ना, तुलना थोड़ी ना होती है। तो इसमें विलोम में ये होगा कि दोनों चीज़ें समान रूप से बराबर होंगी, है ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपमेय, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा का विलोम शब्द है, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या है बच्चों, जीव, माया, जगत और अज्ञान। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्म का जीव, है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इनके नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, सीताराम, ध्यान रखिए।